हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 17 फरवरी को होने वाले आपके साइंस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी पहले भी मैंने साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो दिया हुआ है, तो जाकर उससे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे अच्छा वीडियो है, वो भी जाके देख सकते हैं कितना अच्छा से मैंने उस वीडियो को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा आप लोग। अपवर्तन के भी 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है। अब बोल रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो हम जानते हैं वायु से जल में जा रहा है तो नॉर्मल के तरफ झुकेगी, लाइट जो झुकेगी नॉर्मल के तरफ, क्योंकि ये होता है रेयर मीडियम और ये होता है डेंसर मीडियम। रेयर से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के तरफ झुकती है। ऑप्शन नंबर अविलंब की ओर झुकेगी, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो हम जानते हैं अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं, मतलब यहाँ पर लाइट रे कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज करता है। ठीक है, अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? यदि हमको समान साइज का इमेज चाहिए, समान साइज मतलब सेम साइज का इमेज चाहिए, तो हमको लेंस के फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर रखना होगा, अर्थात 2f पर रखना होगा, तो हमको सेम साइज का इमेज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है? जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है मतलब इमेज कहाँ पर बनता है? आंख में। तो हम जानते हैं रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है, रेटिना पर इमेज बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो म्यू का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर को म्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पर अपवर्तन का दूसरा नियम है साइन आई बट्टा साइन आर को म्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन मतलब होता है इमेज बट्टा हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये यूनिटलेस हो जाएगा, आपका मात्रक विहीन होता है। यहाँ पर आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। तारों का टिमटिमाना, तब हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, जब भी आपको रंग का बात करे, कलर का बात करे, तब आपको मारना है प्रकीर्णन। जब रंग का बात नहीं करे तो अपवर्तन मारना है, प्रकाश का अपवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन कहलाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, प्रतिरोध का मान किन किन चीज पर निर्भर करता है? तो आप तीनों चीज लिख सकते हैं, तार की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है विद्युत शक्ति का वाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए, विद्युत धारा को नापने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? तो हम जानते हैं एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर। वोल्ट मीटर नापते हैं हम लोग, वोल्टेज नापने के लिए मतलब विद्युत विभव। गैल्वेनोमीटर चार्ज का मतलब आवेश की उपस्थिति नापने के लिए या करंट की उपस्थिति नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार जो होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक जो है निम्न होना चाहिए और रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन किस में है, प्रतिरोध अधिक, गलनांक कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तुम जानते हैं पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा भी है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है? तो हम जानते हैं जो भी सोलिनॉइड होता है इसके भीतर जो होता है हर एक जगह पे जो होता है चुंबकीय सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सोलिनॉइड के अंदर सभी क्षेत्र पर समान होती है हर एक जगह पर, क्योंकि अंदर में जो होता है सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एकदम पैरेलल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश में देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर होता है हर एक जगह पर एक ही पॉइंट जैसा होता है, इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। बोल रहा विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसने खोज की थी? तो ऑरियस्टेड ने खोज की थी। चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरियस्टेड ने की थी, सर हैंस ऑरियस्टेड। 16 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण पूछ रहा है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो हम जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जो है बायोमास के लिए नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है पूछा तो नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं सोडियम प्लस सल्फेट माइनस, बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस। आयन का विनिमय हो रहा है। आयन का विनिमय द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आयनों का विनिमय जिसमें हो, एक्सचेंज ऑफ आयन हो, उसे द्विविस्थापन अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा है तो 5.6 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हम जानते हैं खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड का, यदि आपको एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड खाएंगे। एंटासिड में क्या खा सकते हैं आप? तो यही बेकिंग सोडा NaHCO3 खा सकते हैं, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस ये खा सकते हैं, तो आपको जो है एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में अम्ल छोड़े जाते हैं, कौन सा अम्ल होता है? तो हम जानते हैं मिथेनोइक अम्ल, या इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड यदि ऑप्शन में रहे तो ये भी आप मार सकते हैं, नहीं तो होता है आपका मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है इसका। 23 नंबर ये पूछ रहा है ये केमिकल जो है इस किस चीज़ का फार्मूला है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ये याद रखेंगे आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण। 24 नंबर में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो हम जानते हैं मरकरी जो होता है पारा, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध होता है? दो नाइट्रोजन के बीच। हम जानते हैं नाइट्रोजन कितना 7 नंबर पे आता है तो 2 5 7, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। त्रिबंधन आबंधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा इसमें से गुड कंडक्टर है, मतलब विद्युत का सुचालक है? तो हम जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्कीन हम जानते हैं ENE लगा है तो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन से कार्बन का दोगुना होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम जानते हैं ये है अल्केन है, ये अल्केन, ये है अल्काइन है, ये अल्काइन वाला है, और ये अल्कीन है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक का नाम क्या है? तो हम जानते हैं संरचनात्मक समन्वय, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। 30 नंबर में पूछा गया था मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त के फलन होते हैं? तो हम जानते हैं परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान के एटॉमिक मास पर बेस्ड था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या है? मतलब जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या है? उसको कहते हैं ग्रुप, क्या कहते हैं उसको? ग्रुप समूह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक्वारेजिया में अम्ल राज में सांद्र HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 3:1 होता है। एक्वारेजिया इंग्लिश वाले से पढ़े होंगे। एक्वारेजिया किस चीज का मिक्सचर होता है? तो HCl और NO3 का 3:1 अनुपात में मिश्रण होता है आपका अम्ल राज। देखिए इंग्लिश में एक्वारेजिया जो होता है 3:1 में होता है आपका HCl और HNO3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑटोट्रॉफ स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? भिलाई का क्या कार्य है? अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रेब्स चक्र किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल किस में होता है? क्रेब्स साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पादप में ऑक्सीजन अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद हो जाएगा आपका इथेनोइक अम्ल होता है। इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इथेनोइक अम्ल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, सॉरी। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। जल का जो परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम जौ से जल। फ से फ्लोएम, फ से फूड। फ्लोएम फूड का करता है, जाइलम जल का करता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो हम जानते हैं तितली में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र आपका तितली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बटरफ्लाई में। पादप में उत्सर्जी पदार्थ नहीं है तो टैनिन है, रेजिन भी है, लेटेक्स भी है, तो स्टार्च जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्सर्जी पदार्थ पूछा है, नहीं है, तो स्टार्च जो है उत्सर्जी नहीं है। विखंडन, एमिनो एसिड का विखंडन से अमोनिया ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फल पकाने वाला होता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन कहाँ है देख लीजिए। इथाइलिन को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं क्योंकि इसके मदद से फल पकता है। इथाइलिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देख लीजिए डायबिटीज मतलब मधुमेह, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज हो सकता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन कौन सी विधि से होता है? तो हम जानते हैं ईस्ट में होता है बडिंग। बडिंग को देखते हैं हिंदी में कहते हैं मुकुलन, शायद कहते हैं, देख लेते हैं। बडिंग को हम मुकुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट में होता है मुकुलन अर्थात बडिंग। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन नलिका में होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। अनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स आप कहते हैं मेंडल को, सर जॉन ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीव मऊल के ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा? जीव मऊल के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। आपका सूर्य जो है मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। जातियों की उत्पत्ति किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम के दिन भी मेरे वीडियो पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ सॉल्यूशन भी आएगा एग्जाम खत्म होने के बाद। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।